जो बाप के जीते जी समझ न सके वो मरकर कौन सा सबक सीखेंगे। रमेश एक गरीब मगर मेहनती इंसान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए झोंक दी थी। उसके दो बेटे थे, संदीप और राव। दोनों जवान, तंदुरुस्त और ताकतवर थे, लेकिन उनमें मेहनत करने का नामो निशान नहीं था। बचपन से ही रमेश उन्हें हर चीज मुहैया कराता आया था, रोटी, कपड़ा, पढ़ाई। मगर बेटे बस ऐशो आराम में जीते रहे। रमेश सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर शहर जाकर मजदूरी करता और रात को फैक्ट्री में ओवरटाइम करता। जब भी वह थका हारा घर लौटता, बेटे टीवी देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में या मोबाइल पर लगे रहते। रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसके बेटे समझेंगे कि जिंदगी में मेहनत जरूरी होती है। मगर वो दिन कभी नहीं आया। बोझ उठाने वाला चला गया। एक रात रमेश बहुत थका हुआ था। काम से लौटते समय उसके सीने में तेज दर्द उठा, हाथ कांपने लगे, सांस भारी हो गई। उसने अपने बेटों को कॉल करने की कोशिश की, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। घर पहुंचने से पहले ही सड़क किनारे गिर पड़ा। सुबह अखबार बेचने वाले लड़के ने देखा रमेश का शरीर ठंडा हो चुका था। बेटों को जब कॉल आई कि उनके पिता नहीं रहे, तो वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। घर में गम का माहौल था, लेकिन बेटों को दुख से ज्यादा टेंशन पैसों की थी। अब कैसे चलेगा? खर्चे कैसे उठेंगे? जो बाप जिंदगी भर उनके लिए कमाता रहा, वो अब नहीं था। डरावनी रात की शुरुआत, रमेश का अंतिम संस्कार हो गया। बेटों ने सोचा अब वे जिंदगी को अपनी मर्जी से जिएंगे। मगर जिस रात रमेश का 13वां हुआ, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के 1 बजे अचानक लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। दरवाजे पर जोर जोर से खटखाने की आवाज आई, मगर बाहर कोई नहीं था। कमरे में रखा पुराना पंखा तेजी से घूमने लगा, जबकि स्विच ऑफ था। संदीप और राघव डर गए, मगर सोचा शायद कोई इत्तेफाक होगा। मगर फिर अचानक उनके पिता की आवाज आई, मेरे बिना जीने चले थे, अब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज ड्राइंग रूम से आ रही थी। वो हिम्मत करके वहां पहुंचे तो देखा रमेश की वही पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। पास रखी रमेश की चप्पलें फर्श पर घिसटती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। भूत बनकर लौट आया बाप। बेटों ने सोचा ये कोई सपना होगा, मगर जैसे ही वे अपने कमरे में लौटे, दीवार पर खून से लिखा था, काम ना करोगे तो मैं हर रात आऊंगा। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। राघव ने हिम्मत करके बोला, पापा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मगर जवाब में सिर्फ जोर की हंसी गूंज उठी। अचानक संदीप को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो घुटने के बल गिर पड़ा, उसकी सांसें फूलने लगीं। फिर वो खौफनाक आवाज आई, जब मैं जिंदा था तब मेरी परवाह नहीं थी, अब भुगतो। संदीप चीखते हुए बेहोश हो गया। कहां जाओगे? राघव किसी तरह हिम्मत करके घर से भागा, मगर जैसे ही गली पार की, सामने रमेश खड़ा था, वैसा ही जैसा मरने से पहले था, मगर आंखें पूरी काली, होंठों पर डरावनी मुस्कान। राघव चीख पड़ा, मगर रमेश ने सिर्फ एक बात कही, घर वापस जा और मेरे अधूरे सपनों को पूरा कर, नहीं तो। अचानक राघव का शरीर जड़ हो गया, उसके पैर कांपने लगे। वो वापस घर लौटा। दूसरे दिन सुबह होते ही उसने पहली बार अपने हाथों से हल उठाया और खेत में काम करने चला गया। उसने पहली बार पसीना बहाया, पहली बार अपने बाप के संघर्ष को समझा, बाप का साया। अब वो और संदीप दोनों मेहनत करने लगे, मगर हर रात जब वे घर आते तो उन्हें ऐसा लगता कि रमेश की आत्मा अभी भी वहीं है, घर के किसी कोने में एक कुर्सी पर बैठी, अपनी मेहनत का सम्मान होते हुए देख रही है। शायद अब वो आत्मा शांत हो चुकी थी। देर से सीखा, मगर जब सीखा तो डर के सीखा। बाप की मेहनत का मोल जब तक समझोगे, तब तक वो शायद इस दुनिया में न रहे। जिस बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, आज उसकी यादों से क्यों डरते हो? जब वो जिंदा था तब उसकी कदर न की, अब उसके साये से क्यों सिहरते हो? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सीख देने के लिए भी है। जिंदगी में जो मेहनत करने वाले हैं, उनका सम्मान करना सीखो, नहीं तो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। राघव और संदीप ने अब मेहनत करना शुरू कर दिया था, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर रात जब वे घर लौटते तो लगता जैसे उनके पिता अभी भी वहीं मौजूद है। रात के सन्नाटे में कभी कुर्सी खुद ब खुद हिलती, कभी रसोई में रखे बर्तन जोर से गिर जाते और कभी कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे उभर आते। एक रात जब संदीप थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा, तो उसकी आंखों के सामने छत पर अजीब आकृतियां बनने लगीं।
जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो घबरा कर उठा और राघव के कमरे में भागा। राघव भी सहमा हुआ बैठा था। भाई, पापा की आत्मा अभी भी भटक रही है। वो हमें अभी भी माफ नहीं कर रहे। पिता का श्राप। अगले ही दिन वे गांव के एक पंडित के पास गए और पूरी बात बताई। पंडित ने कहा, जब तक तुम अपने पिता का सपना पूरा नहीं करोगे, उनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। राघव ने डरते हुए पूछा, पंडित जी, पापा का सपना? पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम लोग मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह बदल नहीं जाते, उनका आत्मा इस घर में ही भटकता रहेगा। अंतिम परीक्षा। राघव और संदीप अब और मेहनत करने लगे। उन्होंने अपने पिता की अधूरी जमीन को फिर से जोतना शुरू किया, घर की टूटी छत को बनवाया, गांव वालों की मदद करने लगे। और फिर एक रात जब वे सो रहे थे तो पहली बार घर में शांति महसूस हुई। कोई खटखटाने की आवाज नहीं, कोई दीवारों पर खून के निशान नहीं, कोई कुर्सी खुद ब खुद हिलती नहीं। और फिर सपने में रमेश दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। पहली बार वो शांति में था। अंतिम विदाई। रमेश ने सिर्फ एक ही बात कही, अब मैं जा रहा हूं मेरे बच्चों, अब तुम मेरे बिना भी खड़े रह सकते हो। सुबह होते ही घर के बाहर एक सफेद बुलबुल बैठी दिखी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह आत्मा की मुक्ति का संकेत है। तुम्हारे पिता अब शांति पा चुके हैं। जो बाप के जीते जी समझ न सके, वो मरकर सबक सीख गए। आखिरी शायरी। बाप की मेहनत को जब समझा तब तक देर हो गई। जो हमेशा साथ था वो अब तस्वीर हो गई। अब भी लगता है दरवाजे पर दस्तक होगी, मगर अब वहां सिर्फ सन्नाटा और यादें खड़ी है। सीख। जब तक माता पिता जिंदा हैं, उनकी कदर करो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।